हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अन्योन प्रेरण के बारे में बच्चों, और अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में। जब बच्चों आगे आप व्यंजक पढ़ोगे, इससे दो व्यंजक आपको पढ़ना है। दो आपके पास कुंडली हैं S1 और S2 या दो परिनालिका हैं, उनके मध्य अन्योन प्रेरकत्व कितना होता है। आपके पास बच्चों दो प्रकार से आएगा, दो वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व और दो आपके पास परिनालिका है उसके बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान। तो जब आप अन्योन प्रेरण गुणांक समझोगे या अन्योन प्रेरकत्व समझ लोगे तभी तो थ्योरम समझ में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भाई साहब अन्योन प्रेरकत्व तो किसे कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर। यह आ जाता है बच्चों एक हेनरी की परिभाषा। तो आज पूरा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा भले ही समय लग जाएगा लेकिन गारंटेड कहता हूं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए पहला आप यहाँ पर देखिए अन्योन प्रेरण की परिभाषा फर्स्ट में, कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसके पहले जब मैं स्वप्रेरण आपको समझाया था बच्चों, उसमें ये बताया था कि जब हम किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन से उसमें स्वयं एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसी धारा के कारण स्वयं एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है, जिसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। लेकिन जब हम दो कुंडली ले लें बच्चों, यहां पर समझिएगा, दो कुंडली ले लें, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, ये आपका अन्योन प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अन्योन मतलब अन्य, दूसरे के कारण। स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं के कारण। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब स्वयं में इतना प्रेरित है कि उसे किसी के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा दूसरे से मोटिवेट होकर के पढ़ाई करता है तो फिर वो आपका अन्योन प्रेरण कहला जाएगा। ऐसे ही हम मान लीजिए एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और पास रखे दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, फलस्वरूप इसमें प्रेरित धारा बहने लग जाए, तब इस घटना को हम बोलते हैं बच्चों अन्योन प्रेरण। सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है, ये हमारा बैटरी है बच्चों, ये प्रतिरोध है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर एक कुंजी भी लगा सकते हो कि कुंजी को ऑन करेंगे तो प्राइमरी में आपका धारा प्रवाहित होगा और इसके धारा के मान में परिवर्तन से यहाँ पे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। देखो भाई साहब, आप सबको पता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए तो धारा के प्रभाव से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या वहां पे है। अब जैसे धारा के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। आप लोगों ने इसके पहले फैराडे का नियम तो पढ़ा होगा कि कुंडली और चुंबक एक दूसरे के समीप आते हैं बच्चों, तो जो लेंज के नियम के आधार पर कुंडली में एक विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न हो जाती है, मतलब जो चुंबक के गति का ही विरोध करती है, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो ऐसे ही किसी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो ऑरस्टेड साहब ने बता दिया था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कब होगा, जब उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए। जैसे जैसे धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो फैराडे साहब ने बताया कि उसके चार जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में उसमें भी परिवर्तन होता है। यानी किसी कुंडली में जितना ज्यादा धारा का मान बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन होगा और फलस्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी प्राथमिक कुंडली है, इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो भाई साहब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। जो हमारा प्रमुख धारा है, प्राइमरी कुंडली का धारा है, इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। और इसी चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है टोटल जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी अधिक होगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना अधिक होगा। तो जितना ज्यादा प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। सिंपल है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यदि धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्ती धारा से ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये अन्योन प्रेरण की घटना आपने समझा, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन यदि आप पूरा कहानी समझ लेते हैं ना तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसमें हम I1 धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हमारा ये I1 धारा प्रवाहित होगा बच्चों, I1 धारा प्रवाहित होगा, लेकिन इसमें जो प्रेरित धारा होगा वो I1 नहीं होगा, इसमें प्रेरित धारा I2 होगा। अब मान के चलता हूं इसमें कुंडली में टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो भाई फ्लक्स तो अलग होगा ना। जैसे यहां पर इसका फ्लक्स ∅1 मानते, इसका ∅2 मानते, क्योंकि भाई दूसरा हमारा कुंडली है। तो यहां पर बोलता भैया कि जो फ्लक्स है वो आपका है ∅, ठीक है, ∅2 क्यों मानते, क्योंकि द्वितीय कुंडली की बात की जा रही है। लेकिन कुल फ्लक्स बंधता कितना है, तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। जितने फेरे होंगे उतने यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बंधता होगी। फ्लक्स बंधता का मतलब है प्रत्येक फेरे से होकर कुल कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अर्थात कितना चुंबकीय फ्लक्स है, उनका टोटल योग आपका फ्लक्स बंधता कहलाता है। यानी प्रत्येक फेरे से कुल गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी किसी भी कुंडली से कुल कितना फ्लक्स जा रहा है वो आपका फ्लक्स बंधता कहलाएगा। अब बच्चों ये जो फ्लक्स बंधता है किस पर डिपेंड करेगा, कोई बता सकता है? ये डिपेंड करेगा कि भाई कितना धारा प्राथमिक कुंडली में बह रहा है। याद रखिएगा कि मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में हम I1 धारा प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों, बद्ध फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स की संख्या हम बोल सकते हैं कितना, ∅2 है। अब टोटल मान लीजिए फेरे कितने हैं, n, द्वितीय कुंडली है तो हम N2 भी मान सकते हैं। तो भाई साहब टोटल फ्लक्स बंधता इतना है, लेकिन इसके मान में परिवर्तन किस पर डिपेंड करेगा, I1 पर डिपेंड करेगा। और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों, जिसे हम अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा समझिएगा कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। प्रत्येक फेरे, एक फेरे पर ∅2 है और N2 फेरे हैं तो टोटल फ्लक्स बंधता N2 ∅2 होगा। मैंने कहा ना फ्लक्स बंधता क्या है, टोटल फेरों में से कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स बंधता कहलाता है। अब चूंकि आपने ये समझा कि इसमें जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राथमिक कुंडली के धारा पर, यानी द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की जो संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब बच्चों ये जो द्वितीय कुंडली में N2 फेरे हैं और प्रत्येक फेरे में आपका ∅2 फ्लक्स है, तो फ्लक्स बंधता N2 ∅2 होगा, समानुपाती होगा किसके, I1 के। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, जिसे हम यहाँ पर अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों M जो है अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक है, तो M बराबर आपका निकल कर आ जाएगा N2 ∅2, ये I1 गुणा में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जहाँ आपका M क्या है, जहाँ M एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहा जाता है। अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। किसी बच्चे को नोट्स बनाना है इसलिए इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं, नहीं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती बच्चों। यूँ आसानी से आप लोग होशियार हो, है ना, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बच्चों अब यहाँ से एक अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा निकालेंगे। तो देखिएगा अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा कैसे निकालेंगे कि चूंकि आपने पढ़ा कि M का मान जो है ये होता है N2 ∅2 अपान I1। अब बच्चों यदि प्राथमिक कुंडली में I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली की धारा है, प्राथमिक कुंडली में धारा कितना हो, इकाई हो,
ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा जो है इकाई हो, तब m का मान जो है वो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स बंधता के बराबर ही होगा। यानी अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण का जो मान है वो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स बंधता के आंकिक मान के बराबर होगा। कब? जब प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का आंकिक मान उस फ्लक्स बंधता के या द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बंधता के बराबर होगा या फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होगा जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। भाई N2 क्या है? द्वितीय कुंडली की फ्लक्स बंधता। तो फ्लक्स बंधता की जो संख्या है, यानी फ्लक्स बंधता मतलब टोटल चुंबकीय फ्लक्स, परेशान मत होना, ये तो कह दो सर क्या पढ़ा रहे हो आप। N2 है द्वितीय कुंडली की टोटल फ्लक्स है, तो फ्लक्स बंधता की संख्या के आंकिक मान के ही बराबर है, लेकिन कब? जब प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। तो आगे आप लोग लिख देना कि इस प्रकार दो कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरकत्व मतलब दो कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरकत्व तो आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होती है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। ये आपका बच्चों क्लियर हो चुका है अन्योन प्रेरकत्व का मान, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर है। अब हम दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं। फैराडे के नियम से बच्चों, फैराडे के नियम से निकालेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम से आपने विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला पढ़ा था माइनस, भाई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस किस पर डिपेंड करेगा? टोटल कितना फेरे हैं भाई, और समय के साथ कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी d∅/dt। आप 2 क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि भाई ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो द्वितीय कुंडली में हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो द्वितीय कुंडली में हो रहा है, इसलिए हम 2 कर रहे हैं। अब बच्चों इसको आगे जाने दो, तो आपका हो जाएगा -d/dt और यहाँ पर हो जाएगा N2∅2। क्या हो जाएगा? N2∅2 हो जाएगा, ठीक है। अब N2∅2 का मान कितना होगा बताओ जरा? N2∅2 का मान MI1 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा आपका -d/dt MI1, ठीक है। फिर बच्चों आप क्या करो, m को बाहर ले आओ, तो -m di1/dt। अब यहाँ पर फिर से यदि धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में जो परिवर्तन है वो इकाई हो, तो भैया जो आपका E है वो m के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल ऋणात्मक नहीं लेंगे तो आंकिक रूप से इसको हम धनात्मक मानेंगे, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं E = M। तो इस तरीके से इससे भी आप परिभाषा निकाल सकते हो भाई साहब कि दो कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ये जो m का मान है, जो m का मान है आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। देखो m बराबर E मतलब विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है कब? जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन जो है एकांक हो, di/dt = 1। I1 का मतलब है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो दो परिभाषा मैंने बता दिया कि भाई साहब ये आपका फैराडे के नियम से आप लोगों ने पढ़ा, ये फार्मूला निकाला। अब यहाँ पर di1/dt का मान 1 हो जाए तो m का मान E हो जाएगा। मतलब m का मतलब होता है अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व का मान प्राथमिक द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसके बराबर है, लेकिन कंडीशन है जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन इकाई हो रहा हो, मतलब एकांक हो रहा हो, है ना। धारा में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन इकाई धारा के मान में परिवर्तन होने से जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा वही आंकिक मान आपका स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व कहलाएगा बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व होगा, ठीक। अब इसी से आप 1 हेनरी की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता दूंगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, जिन बच्चों को लिखना है तो लिख सकते हैं। चूंकि आपने पढ़ा हम ऋणात्मक चिन्ह को हटा दें तो MdI1/dt बच्चों। यहां से आप लोग थोड़ा समझिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परिभाषा कई बार पूछा गया है 1 हेनरी की परिभाषा, क्योंकि इसका मात्रक होता है बच्चों 1 हेनरी। अब मुझे m का मान निकालना है तो m बराबर हो जाएगा E/di1/dt, यही तो होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यदि E का मान हो जाए, E मतलब विद्युत वाहक बल का मान हो जाए 1 वोल्ट, कितना हो जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट, और धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है।
1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तब आपका एक यहां भी रहेगा, एक यहां भी रहेगा, तो आपका 1 हेनरी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो रहा है और उससे द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट हो, तब दोनों कुंडली के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 1 हेनरी के बराबर होता है। लिख लेना बच्चों, नहीं बाद में कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो रहा हो या 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तब दोनों कुंडली के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। क्या होता है बच्चों? 1 हेनरी होता है, 1 हेनरी होता है। फिर से समझना, बार बार समझा रहा हूं। यदि भाई di/dt, di का मान 1 एम्पियर, dt का मान तो 1 सेकेंड, e का मान 1 वोल्ट, मतलब यदि प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तब दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी के बराबर होता है। ठीक बच्चों, 1 मिली हेनरी की बात आ जाती है तो मिली हमेशा बच्चों 10⁻³ हेनरी होता है। 1 मिली हेनरी कभी कभी पूछ देता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोगों से बनना चाहिए कि 1 मिली हेनरी कितना होता है। 1 मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी के बराबर होता है। 1 माइक्रो हेनरी, बताओ 1 माइक्रो हेनरी कितना होता है बच्चों? 10⁻6 हेनरी के बराबर होता है। यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो एडवांस चीजें होती है और लोगों से बनता नहीं है बच्चों। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व की जो प्रकृति है बच्चों वो अदिश राशि है। प्रकृति जो है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। और बिमी सूत्र होता है M222, ये इस तरीके से याद करना। ठीक है, 222, 2 धन में है 2 ऋण में है। कैसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, बाकी निकाल भी सकते हो लेकिन अब लंबा चौड़ा निकालना 11th क्लास में तो हो नहीं भाई। M222 222 222 222, ठीक है, 2 माइनस 2 प्लस में। ओके, तो इतना थोड़ा सा आज का क्लास लंबा हो ही गया, लेकिन एक एक परिभाषाएं बताना जरूरी रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महत्वपूर्ण रहता है बच्चों। बाद में ये न लगे कि सर इन्हें ये पढ़ाया नहीं है। बाकी आप लोगों को थ्योरम में करा ही रहा हूँ लगातार। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है एक विषय का। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 96 85 29 91 49। ठीक है, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।